ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे। और महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन सत्ता से चंद कदम की दूरी पर है। असल में कौन होगा साझेदार और कौन देगा उसको सपोर्ट, यही है आज इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। चर्चाएं हैं एनसीपी और शिवसेना को लेकर, अपडेट्स मिल रहे हैं वो भी दिखाएंगे, नेताओं के बयान भी बताएंगे और अलग अलग इलाकों में हार जीत के पीछे के कारण। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत से दूर, एनसीपी का बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव। शिवसेना ने दोबारा गठबंधन के पक्ष में है, लालकृष्ण आडवाणी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मारी हार, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने ली नैतिक जिम्मेदारी, कहा जनादेश का करते हैं सम्मान। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, आईएनएलडी दूसरा सबसे बड़ा दल, कांग्रेस ने स्वीकारी हार। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नारायण राणे और कृपाशंकर सिंह हारे, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला को शिकस्त, तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा जीते। शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ने से आयोग संतुष्ट, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने को बताया बड़ी सफलता। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है और महाराष्ट्र की 288 सीटों में से अब तक 168 सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं। बीजेपी ने 66 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसके प्रत्याशी 56 सीटों पर आगे हैं। शिवसेना को 37 पर जीत मिली है, जबकि 23 सीटों पर उसके प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस के खाते में अब तक 30 सीटें गई हैं, जबकि 13 पर उसके प्रत्याशी आगे हैं। वहीं एनसीपी ने 20 सीटें हासिल की हैं, जबकि 23 सीटों पर उसके प्रत्याशी आगे हैं। बीजेपी ने सरकार गठन के लिए शिवसेना से समर्थन लेने का संकेत भी दिया है। शिवसेना दूसरा सबसे बड़ा दल है और बीजेपी ने साफ किया है कि पार्टी एनसीपी से समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाएगी। राज्य में कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है। तो महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत यानी 145 के आंकड़े को नहीं छू सका है। सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी है, लेकिन उसे दरकार है समर्थन की। और बीजेपी ने शिवसेना के साथ सहयोग की बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। लेकिन गठबंधन किससे होगा, इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। बीजेपी 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली 46 सीटों से इस बार काफी आगे निकल गई है, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 के जादुई आंकड़े से पार्टी दूर है। नतीजों से साफ है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं। और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर
मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था, और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है। मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे, और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे, ऐसी सरकार दे जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहां पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो एक माने में करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है, और वहां पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने। महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट शेयरिंग की बात करें तो हरियाणा में हमने 33.2% मत पाए हैं और महाराष्ट्र में हमने 27.7%, मतलब करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था। तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को, नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। आएगा सवाल। बीजेपी अध्यक्ष जो बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में अभूतपूर्व सफलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में
अलग अलग चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र में जरूर कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और ये गठबंधन कारगर रहा है और सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। वहीं हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिली है और सत्ता पर काबिज हो रही है बीजेपी। और उन्होंने कहा कि जो ये अनुमान लगा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों के उपचुनावों में वहां पर धीरे से लहर को कम करने की बात हो रही थी, वहां पर वो लहर कम नहीं हुई है, इसका दावा अमित शाह ने किया। और फिलहाल रुक करेंगे हम मुंबई के, जहां पर कृति हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, जिस तरीके से अब सिर्फ और सिर्फ निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनसीपी के ऑफर को बीजेपी स्वीकार करेगी या फिर शिवसेना के साथ यानी पुराने सहयोगी के साथ वापस सरकार में आगे बढ़ना चाहेगी, क्या वहां पर खबरें मिल रही हैं अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग रिपोर्ट्स? जी कविंद्र, एनसीपी ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट तो ऑफर किया है, लेकिन बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं वो एनसीपी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि पूरा जो चुनावी जो दौर रहा है, जो प्रचार का दौर रहा है, उसमें उन्होंने एनसीपी के खिलाफ ही प्रचार किया है और कहीं ना कहीं अगर वो एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो वो नैतिकता के खिलाफ होगा। शिवसेना बीजेपी का एक नेचुरल अलाय रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी भले उभरी हो, लेकिन मंत्रालय अभी भी दूर है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक जुमला है, जब शिवसेना और बीजेपी अलग हुए, उन लोगों का कहना था, जो पॉलिटिकल पंडित थे उनका कहना था कि अभी तलाक नहीं हुआ है, बीवी सिर्फ नाराज होकर अपने मायके चली गई है। तो अब वो समय आ गया है कि जब देखते हैं कि क्या बीजेपी बीवी को मायके से वापस ले पाएंगे, ये कहना है यहाँ के पॉलिटिकल पंडित्स का। लेकिन अभी दो सबसे बड़े इसमें स्टिकिंग पॉइंट्स ये हैं कि सीएम पद जिसकी वजह से दोनों में खटपट हुई थी, वो कैसे जाएगी और वो कैसे दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है गुजराती मराठी डिवाइड का, जो बार बार शिवसेना ने उठाया था। और साथ ही आपको याद हो तो आनंदीबेन पटेल को भी बुलाया गया था यहाँ पर कैंपेन करने के लिए। कृति, आपके पास लौटूंगा, अमित शाह के पास फिर चलते हैं। पत्रकार वार्ता कर रहे थे, सुनते हैं क्या कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री होगा? अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक सेकंड, अखिलेश, एक मिनट बता, एक मिनट, बहुत जल्दी में। मैंने सरकार तभी बनती है जब समर्थन मिलता है। आप कहाँ? आसाम चलेंगे, अभी थोड़ा समय है। अभी जो एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की है। विभा जी, हाँ, ट्रिब्यून से, हाँ, हरियाणा का बड़ा अखबार है। हाँ, आप सीरियसली ऐसा सोचती है कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा? अब पीटीआई से, हाँ, चोपड़ा जी, लास्ट सवाल। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी शिवसेना से अलायंस तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। पूर्णिमा, हाँ, हाँ, आसाम आते, एक मिनट जरा। मारिया बोलो। कोई जल्दबाजी मत करे, मैं सबको जवाब दूंगा। मारिया जी कहा है, नहीं कहा है उन्होंने। सुजीत जी, आपका सवाल, फिर पूर्णिमा जी आपका, फिर असम का। हाँ, पूछिए। मेरा आग्रह है कि अगर सवाल को रिपीट ना करें तो हमको भी सुविधा होगी, आपको भी समय बचेगा। जल्दबाजी मत करो, पूछने दो भैया, रख दो। सवाल को गोलमोल घुमा फिरा कर पूछोगे, एक ही जवाब है मेरा। हमने गठबंधन तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, ना तोड़ा है। मैडम जोशी, जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना सर समर्थन देने की बात करी। पीछे आसाम वाला सवाल। हाँ, अरे अभी तो बीच में झारखंड और कश्मीर आएगा। हाँ, महुआ।
एनसीपी का जो कैंपेन था उसमें बीजेपी के तरफ से आप लोग बार बार लोगों को कह रहे थे कि अगर सेंटर में बीजेपी का सरकार है और मोदी जी का सरकार है और वैसे ही वाला सरकार अगर इन स्टेट्स में भी बने तो एक साथ डेवलपमेंट का काम हो सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि are you sending a message to states which have a non-BJP government to vote for BJP only because then the states will progress only if they have a BJP ruled government? देखिए, एक बड़ी स्पीच के एक सेंटेंस को उठाकर आइसोलेटेड नहीं देखा जा सकता। ये बात जो हुई थी वो मंच पर न आने की मुख्यमंत्रियों के घोषणाओं के रेफरेंस में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। पांडे जी, हाँ, मैंने अभी भी अलायंस की डेफिनेशन की, शायद आपकी हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ लगती है। सरकार साझा सरकार होती है तो अलायंस होता है। एनसीपी का अभी जो मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिखा है उसमें सरकार में शामिल होने की इनकी बात नहीं है, वो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ऐसी बात है। पांडे जी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा भैया। अमिताभ सिन्हा जी, फिर राहुल श्रीवास्तव। हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद आपके। राहुल जी, देखिए, अलायंस के बगैर जाने का फैसला हमारा नहीं था, हमारे साथियों का था। अब आज हज का क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने देखा है, उन्होंने 45 सीटों की डिमांड करी थी। अब कैसे टिक सकता है भैया? हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं, कैसे टिक सकता है? दोनों स्थानों पर अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हम जहां पर अलायंस है उसका सम्मान करते हैं, साथियों को साथ में रखना चाहते हैं, मगर साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर साथ में रखेंगे। अभिषेक जी, टाइम्स नाउ। संवाद तो किसी से अभी हुआ ही नहीं है। आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें इस सवाल पर चर्चा होगी। कोस्तु, हाँ, अभी शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसमें सभी चीजों की चर्चा होकर निर्णय होगा। नीरज जी पीछे। बहुत धन्यवाद। हम एनसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अब जरा ध्यान से देखिए, वो सरकार के साथ हमारे सरकार में शामिल होना नहीं चाहते। रविंद्र जी, आप पूछ रहे थे बहुत देर से। क्या आपको सूट करेगा शिवसेना को डिप्टी सीएम देकर उनके साथ गठबंधन सरकार बनाने में, या फिर एनसीपी का समर्थन बाहर से लेके? देखिए, अभी तो फटाके जलाने का मूड है, इतनी गंभीरता से किसी ने सोचा नहीं है। सरकार बनाएंगे बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, ढंग से सरकार बनेगी, ढंग से चलेगी और दोबारा हर जगह की तरह चुनकर भी आएगी। चलिए, और कोई ये दो राज्यों के रेफरेंस में कुछ पूछना है तो संजय जी। हाँ, देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन क्यों हुआ वो तो जगजाहिर बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सवाल है, जो चीजें कांग्रेस नहीं दे पाई है वो हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने अच्छा प्रशासन देने का प्रयास किया है।
जनता की समस्याओं को एड्रेस किया है और समस्याओं के समाधान की दिशा में मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के 4 महीने के कामकाज पर एक मोहर लगाने का काम ये दोनों प्रांत की जनता ने किया है। संजय जी, संजय फिर पूर्णिमा। हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई है। क्या कांग्रेस को अभी तक लोग माफ नहीं कर पा रहे लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक? अरे भाई वो तो अब प्रकट हो गया। हाँ, ब्रजेश को ले लेते। हम विंडिक्टिव तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सही होगा इसके दिशा में फॉर्मली हमारी सरकारें आगे बढ़ेगी। ब्रजेश जी, आपने कहा कि मोदी जी की निर्विवाद छवि जो है उसको लोगों ने देखा इन दोनों राज्यों में और वोट किया। इसके अलावा जब बात करें जो दलित मूवमेंट जो कि बड़ी तादाद में हरियाणा में आपके तरफ आया, महाराष्ट्र में जो आपकी रणनीति रही, क्या हमें इसी मॉडल का आगे बढ़ना है जहाँ पर इस तरह की समस्या? देखिए, दलित वोट बैंक पर मोदी जी की छवि की असर नहीं पड़ती क्या? उस पर भी पड़ी है और कोई रणनीति नहीं है। मोदी जी की सरकार की अच्छा काम और मोदी जी की छवि, मोदी जी का नेतृत्व, ये दोनों के आधार पर दोनों राज्यों की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जेडीयू से गठबंधन टूटा, फिर हरियाणा में भाजपा से टूटा और शिवसेना से गठबंधन युग अब समाप्त हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर गठबंधन दलों को दी जाती थी, वो युग अब खत्म हो रहा है। देखिए, गठबंधन एक भी बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल अफेयर्स भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो काम का व्याप है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को हिस्सा मिलेगा, तो कोई गठबंधन नहीं टूटेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए और 3 अहम बातें। पहली बात, दोनों ही राज्यों में गठबंधन टूटने पर सफाई की उनकी तरफ से कोई गठबंधन नहीं टूटा और जो बीजेपी का हक था उससे अगर उसे कम सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए तो फिर गठबंधन चलाना मुमकिन नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा दोनों ही राज्यों में, इसको लेकर और किससे सपोर्ट लिया जाएगा महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि ये संसदीय बोर्ड की बैठक होगी आज और उसमें ही इन दोनों ही मसलों पर चर्चा होगी। और तीसरी, उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी लहर खत्म हो रही है, दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि लहर खत्म नहीं हुई है और 4 महीने के मोदी सरकार के कामकाज पर इन दोनों ही राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। और बीजेपी के प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। तो हमारे साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, महाराष्ट्र पे पहले बात करते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी है लेकिन बहुमत से थोड़ा दूर रह गई है। अब सवाल यह है कि किसके साथ गठबंधन होगा? वो तो पार्टी की प्रदेश इकाई की नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जिम्मेवारी है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी जवाबदेही दिया है हमारे ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसको हम पूरा करने में सफल होंगे, ये हमें पूरा आत्मविश्वास है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट होगी तो जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की जरूरत होगी। देखिए, बीजेपी की ही मुख्यमंत्री होने वाला है और कौन होगा इसको पार्टी की प्रदेश इकाई की नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करेगा। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला है और पहली बार ऐसा हुआ कि जब सभी 90 सीटों पर पार्टी वहां लड़ी और खासतौर पर ग्रामीण अंचल में भी जिस तरह से वोट मिला है बीजेपी को, क्या कारण मानते हैं? मोदी लहर या पार्टी का संगठन भी वहां पर मौजूद हुआ? देखिए, देश की राजनीति बदल चुकी है, देश की जनता आगे बढ़ना चाहती है, देश की जनता के अंदर नई प्रकार की उमंग उठी है और उसके प्रतीक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने हैं। ये दोनों विषय एक है, देश की आकांक्षा की विजय है, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की विजय है।
हरियाणा में दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा में बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है और असमान विकास, क्षेत्रवाद विकास में ये भी एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा में। तो क्या और इस तरह की चर्चा है कि इस बार शायद दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री हो, ये सब फैक्टर्स रहेंगे जब आप तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा? विजय को आप छोटा मत करिए। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, उसको आप दक्षिण उत्तर बिहार ये मत गिनिए। बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी जवाबदेही बीजेपी के ऊपर लोगों ने सौंपा है, उस पर हम खरा उतरेंगे। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और इस बीच प्रफुल्ल पटेल पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनते क्या कहा। महाराष्ट्राच्या जनतेला एक स्थिर आणि प्रगतिशील सरकार कसं देता येईल त्याच्यासाठीही आम्ही विचार विमर्श केला। सर्व पर्यायाचा आम्ही विचार केल्यानंतर हे आम्हाला हे वाटत आहे की महाराष्ट्राला ज्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या पक्षामध्ये जे काही सीट्सच्या विभाजन झालं आहे, फक्त भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी एकच पक्ष असा आहे ज्यांना एक जादा जागा मिळालेली आहे आणि बहुमतच्या जवळ एकच पक्ष आज दिसत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला असं वाटत आहे की महाराष्ट्राला एक स्थिर सरकार मिळो, प्रगतिशील सरकार मिळो आणि केंद्राबरोबर ज्या सरकारचा एक नाता असेल अशा सरकार मिळो। प्रफुल्ल पटेल जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए हैं, किस तरह सरकार की जरूरत है और बीजेपी को वो बिना शर्त बाहर से समर्थन देने को तैयार है। ये बात उन्होंने शरद पवार से बैठक के ठीक बाद पत्रकारों से कही। फिलहाल इस सफर में भी इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट्स और ताजा रुझानों के साथ चर्चा जारी रहेगा राज्यसभा टीवी के साथ।